और आई थिंक एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अच्छे मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने प्रीलिम्स के टाइम पे एक थोड़ी रिस्क टेकिंग अप्रोच तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप रिस्क ना लो, वहाँ पे गेस वर्क ना करो, एक एजुकेटेड गेस ना लो, तो फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ही उतने नहीं कर पाओगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब जब मैं आंसर राइटिंग फाइनल एग्जाम हॉल में करी थी, मेरा मेन फोकस यही था कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इट्स कंसिडर्ड एज अ सिन कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो तो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। एक और कैंडिडेट बाहर आई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा है और ये उन एस्पिरेंट को क्या मैसेज देने वाली हैं जो इस बार अपीयर हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशन आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट कहाँ से आती है। सो मेरा नाम रूपाली जोशी है, मीडियम ऑफ अटेम्प्ट इंग्लिश। ओके, और मैं हल्द्वानी से। ठीक है। और ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? यूकेपीएससी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। ओके, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था? उन्होंने मुझसे यही पूछा था, मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो उससे रिलेटेड ही मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड? पहले मैंने बीएससी होम साइंस किया है पन्नागर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। ओके, तो यूकेपीसीएस के अलावा अदर पीसीएस भी आप ट्राई करती हैं या फिर यूपीएससी ट्राई किया? यूपीएससी में मैंने एक अटेम्प्ट दिया था 2020 में, उसके बाद यूकेपीएससी में दिया है। ठीक है, आपकी क्वेश्चन की थीम क्या थी? करंट से क्या पूछा गया, स्टैटिक से क्या पूछा गया, आपको कैसे जज किया जा रहा था इंटरव्यू हॉल में, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ कैसे चेक कर रहे थे, एथिकल कितना आपको टेस्ट कर रहे थे, क्या? हाँ, मुझसे तो मोस्टली उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। जैसे राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में उन्होंने पूछा था, और यूसीसी के बारे में भी पूछा उन्होंने, वो क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। बाकी बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पूछा था। इकोनॉमिकल कुछ? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं था। ओके, आपके एथिकल ओरिएंटेड कुछ पूछेगा कि या फिर सिचुएशन बेस्ड दिया गया कि अगर आपको एसडीएम बना दिया जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन? नहीं, इस टाइप के तो मुझसे नहीं पूछा। कुछ नहीं। कितने मिनट चला इंटरव्यू? 20 मिनट चला होगा मेरा इंटरव्यू। ओके, एज ए एस्पिरेंट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरव्यू हॉल में लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी होती है, जो सिलेबस होते हैं, इनको पढ़ के आप एक बेस्ट इंटरव्यू दे सकती हैं, या फिर ओवर द टाइम आपकी पर्सनालिटी इनहेंस होती जाएगी तभी आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते? क्या लगा आपको? मतलब इंटरव्यू देते टाइम? मतलब जो आपके डेफ में है वो तो आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप जवाब देते तो आपको कॉन्फिडेंटली आप दे पाते हैं। बाकी पर्सनालिटी तो वो अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता है तो उसी बेसिस पे ही है। पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि एट द एंड अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो वो भी आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आपको नहीं आता। पहले तो अगर मुझे अलॉट होता है तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में ही काम करना चाहूंगी। बाकी आई एक्सपेक्ट कि यूकेपीएससी थोड़ा और फ्रीक्वेंटली, मतलब टाइमली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करे। जैसे इस बार ही 4 साल हो गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इन 4 साल में आपने क्या किया? जैसे 2021 के बाद 2024 में ये टाइम कैसे यूटिलाइज किया? मैं तो मास्टर्स करी थी। अच्छा, मास्टर भी हो गए? हाँ, पॉलिटिकल साइंस से। फिर उसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो मैं वो करी थी, और मैं जॉब भी कर रही थी, एक जगह इंटर्नशिप करी थी साथ में। तो ही था, मतलब यूकेपीएससी तो एक तरह से एक बैकअप में चल रहा था, क्योंकि उसमें पता नहीं होता है किस समय होगा किस समय नहीं होगा। तो अपना प्लान भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कि वो प्लान भी होना चाहिए। मेंस की डिटेल मैं प्री को स्किप कर रहा हूँ। मेंस की आप डिटेल स्ट्रेटजी बताएं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्या अप्रोच होती थी, कैसे डिजाइन किया, कितने घंटे आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ती थी एक्चुअल में, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड था वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके मेंस के लिए? सो मैंने तो यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो मोस्टली वही सारी चीजें मैंने यहाँ भी अप्लाई करा मेंस के लिए। मॉक्स मैंने नहीं दिए थे मेंस के लिए। आंसर राइटिंग मैंने खुद से करी थी, जो भी क्वेश्चंस मतलब अवेलेबल होते थे इनसाइट्स आईएएस और आईएएस बाबा, इन सब में मतलब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही मैंने प्रैक्टिस किया था। और मतलब इम्पोर्टेंट होता है आप अपने नोट्स बनाकर रखो, जो बेसिक बुक्स होती हैं उसकी, और साथ में उससे करंट के साथ मिलाकर फिर वो पूरा आंसर्स दो। और मतलब जब मैं आंसर राइटिंग फाइनल एग्जाम हॉल में करी थी, मेरा मेन फोकस यही था कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेंस में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब इट्स कंसिडर्ड एज अ सिन कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन अगर आप कुछ लिखते हो तो आप उसके कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही सकते हैं। तो मतलब मेरी थोड़ी राइटिंग स्पीड पहले से भी अच्छी है, स्कूल टाइम से ही मैं आंसर राइटिंग में अच्छी थी, तो मैंने इतने मार्क्स नहीं दिए थे, पर फिर भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा था कि मैं आंसर राइटिंग स्पीड मेंटेन कर पाई थी। लेकिन मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों का छूट जा रहा था, तो अगर किसी का ऐसा सीन है तो उससे मतलब प्रॉपर्ली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आप यूकेपीसीएस के लास्ट स्टेप पे हो इंटरव्यू पे, तो क्या आप हाई स्कूल, इंटर
और ग्रेजुएशन बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो या फिर बिलो एवरेज रही हो, कैसी थी? मतलब मैं डिसेंट थी, मतलब मेरे 10th में 90% थे, 12th में भी 90% थे, क्या बात है। और ग्रेजुएशन में भी 8 पॉइंट समथिंग CGPA था। तो मतलब हाँ, मैं पढ़ाई में तो हमेशा से मम्मी पापा का रोल? मम्मी पापा का तो हमेशा रोल रहता ही है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सब चीज। शादी का या फिर खाना वाना बनवाने का? ठीक है, होप ही आपको वैल्यूएबल वीडियो लग रही हो, कैसी लग रही कमेंट करते चले। आपके रिसोर्स क्या होते थे वैल्यू एडिशन के? स्टैंडर्ड बुक सबको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब जानते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए क्या किया आपने? न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ो पहले तो बेसिकली, और बाकी मैंने विजन की मैगजीन्स फॉलो की। करंट अफेयर्स के लिए? हाँ, विजन की ही मैगजीन से जो भी ऐड। हाँ, PT 365 मंथली पढ़ती थी, फिर उसके बाद PT 365। ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट को जो 2024 में अपीयर हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सॉरी, और सुबह से मैं इंटरव्यूज कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं जल्दी समर समराइज करना चाहूँगा। 24 के लिए क्या है आपके मन की बात जो आपको इस जर्नी ने सिखाया है? पहले कि अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर रखने चाहिए, जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर कर लो। उत्तराखंड का जो भी बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। GS भी बराबर पूछी जाती है, लेकिन उत्तराखंड की भी कुछ कुछ जो मेन चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। बाकी CSET के लिए भी आप अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का CSET में रह जाता है, तो वो चीज़ भी अच्छे से करना, और मॉक्स दे देना। और आई थिंक एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अच्छे मेंटेन करने चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने प्रीलिम्स के टाइम पे एक थोड़ी रिस्क टेकिंग अप्रोच तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप रिस्क ना लो वहाँ पे, गेस वर्क ना करो, एक एजुकेटेड गेस ना लो, तो फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ही उतने नहीं कर पाओगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, और जब अगली बार मिलेंगे तो होप आप एक टॉपर ही रहेंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट रहेगा वो कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से वो चीज़ें पूछ पाऊंगा, और मैम को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।